Question number 84. A solid sphere of mass 0.5 kg is kept on a horizontal surface. The coefficient of static friction between the surfaces in contact is 2/7. What maximum force can be applied at the highest point in the horizontal direction so that the sphere does not slip on the surface? तो ये एक सॉलिड स्फीयर दिख रहा है अपने को, इसका मास दिया हुआ है और एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपने को 2/7 दे रखा है, ठीक है। अब बोला है कि हाईएस्ट पॉइंट पे, यानी कि इस पॉइंट पे अपन लोग मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकते हैं ताकि स्लिपिंग ना हो। तो इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। सबसे पहले सोचो भाई, हमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन नहीं पता। फ्रिक्शन की यदि हमें डायरेक्शन नहीं पता होती है तो हम लोग क्या अज्यूम कर लेते हैं कि फ्रिक्शन को ज़ीरो मान लो और पहले रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी देखो, ठीक है। तो देख लेते हैं, अगर फ्रिक्शन एब्सेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होएगा? फोर्स बाय मास। फ्रिक्शन तो है नहीं, तो केवल एक मात्र फोर्स लग रहा है यहाँ पर, आगे की तरफ फोर्स F। और एल्फा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा टाउ बाय आई। टाउ कितना हो जाएगा? टाउ अबाउट सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूँ मैं। तो F इंटू आर डिवाइडेड बाय आई क्या है सॉलिड स्फीयर का? 2/5 mr²। तो 2/5 mr²। तो ये गया और ये बन गया 5/2 F/mr। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पर एक r मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ r आ गया और ये तो a की वैल्यू आ रही है F/m, जबकि r इंटू एल्फा की वैल्यू आ रही है कितनी? इसको मैं लिख सकता हूँ 2.5 टाइम्स ऑफ F/m। तो यहाँ पर r इंटू एल्फा की वैल्यू बड़ी है किससे? a से। अब ऐसे समझो कि जबकि रोटेशन, प्योर रोलिंग के लिए कंडीशन क्या होती है? प्योर रोलिंग के लिए कंडीशन ये होती है कि r और एल्फा शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू a। और यहाँ अपने को क्या मिल रहा है? r इंटू एल्फा इज़ ग्रेटर देन a। तो इसका मतलब इस फोर्स का जो रोटेशन वाला प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन वाला प्रभाव पड़ रहा है, वो किससे ज़्यादा डोमिनेंट है? वो रेक्टिलिनियर मोशन जो होता है उसके ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन से ज़्यादा डोमिनेंट है। रोटेशन प्योर रोलिंग की नज़र से मैं देख रहा हूँ। प्योर रोलिंग के लिए क्या चाहिए अपने को? प्योर रोलिंग के लिए ये और आर एल्फा दोनों बराबर चाहिए, पर बड़ा क्या है? आर एल्फा। तो एल्फा वाला पार्ट डोमिनेटिंग है, एक्सेलरेशन वाला कमज़ोर है। इसका मतलब ये हुआ कि लोअर मोस्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो उसका ए आगे की तरफ छोटा होगा और पीछे की तरफ आर इंटू एल्फा जो है वो बड़ा होगा। इसका मतलब सबसे नीचे वाले पॉइंट की टेंडेंसी पीछे जाने की है। अगर पीछे जाने की टेंडेंसी तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे। तो ये डिसाइड हो गया कि फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? आगे, ठीक। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? हैंस फ्रिक्शन इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो FBD ऐसे बनेगी, ऊपर ये फोर्स और नीचे ये फ्रिक्शन। अब निकालना क्या है भाई? हाँ, मैक्सिमम फोर्स विच कैन बी अप्लाइड विदाउट स्लिपिंग, है ना। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर? F प्लस F/m। और एल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? F। देखो, इस फोर्स का टॉर्क क्लॉकवाइज है और इस फोर्स का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो दोनों का टॉर्क अपन माइनस करेंगे, तो F इंटू आर माइनस स्मॉल f इंटू आर, ये तो हो गया अपना टॉर्क डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज़ 2/5 mr²। अब यहाँ पर कहीं पर कैपिटल R तो नहीं लिखा हुआ है, तो अपन लोग स्मॉल r ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया एल्फ़ा, इसको R से, ठीक है, एल्फ़ा हो गया। ये एक R, ये एक R और ये एक R गया, ये बन गया 5/2m F माइनस F। अब मेरे पास क्या क्या है? अब मैं तो ये बोल रहा हूँ ना कि रोलिंग कंटिन्यू चल रही है, क्योंकि हम तो ये मान के चल रहे हैं रोलिंग हो रही है, क्योंकि डज नॉट स्लिप की कंडीशन लिखा हुआ है। तो A बराबर क्या आएगा? R इंटू एल्फा आएगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को इक्वेट कर देता हूँ इस इक्वेशन के थ्रू। तो A विच इज़ F प्लस F/m इज इक्वल टू R इंटू एल्फा। एल्फा इज़ 5/2m और F माइनस F। देखो भाई क्या हो रहा है, ये यार ये R इंटू एल्फा है ना। हाँ, यहाँ पर एक R छूट गया है, F/f माइनस R होएगा। तो यहाँ पर भी R आ गया, ये R कट गया, ये M कट गया,
और क्या बच रहा है हमारे पास, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2f प्लस f, 2f प्लस 2f इज इक्वल टू 5f माइनस 5f, इससे आगे 7f इज इक्वल टू, ये क्या हो गया भाई नेगेटिव क्यों आ रहा है ये, हाँ नहीं ठीक है मैं गलत कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव 7f बनेगा और लेफ्ट हैंड साइड में 3 कैपिटल F बनेगा। तो दिख रहा है भाई यहाँ पर एक खास ऑब्जर्व करने वाली बात है कि फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स जो है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे फ्रिक्शन बढ़ाओगे अप्लाइड फोर्स भी क्या होएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। तो अब बात समझो, रिक्वायरमेंट क्या है प्योर रोलिंग की, और हम लोग देख रहे हैं कि अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो ये दोनों फोर्स प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। तो दिक्कत ये है कि F को मैं जितना भी बढ़ाऊँ कोई दिक्कत नहीं है, उसमें प्योर रोलिंग हो सकती है, पर स्मॉल f की तो लिमिट है ना। अपन F को इतना नहीं बढ़ा सकते कि स्मॉल f की वैल्यू क्या है, स्मॉल f की वैल्यू है 3/7 इंटू f। तो f की वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ा दिए कि ये स्मॉल f की वैल्यू म्यू इंटू mg से ज़्यादा हो गई अगर, तो गड़बड़ा जाएगा, स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करें देखो, अच्छा एक चीज़ और यार, हाँ एक चीज़ और कि फ्रिक्शन, जैसे मैं इस तरीके से जज किया है यहाँ पर कि फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, क्या मान के कि फ्रिक्शन यदि एब्सेंट हो तो क्या है। फ्रिक्शन को जज करने का तरीका एक और होता है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सेकेंड मेथड टू जज दैट फ्रिक्शन इज़ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अपन क्या करते हैं, रैंडमली मान लेते हैं कि फोर्स आगे लग रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, या आपकी मर्जी फ्रिक्शन को आगे भी मान सकते हो, और उसके बाद सीधा अपन लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि F माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए, टॉर्क की इक्वेशन क्या आ जाएगी, एफ आर प्लस एफ आर इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा, और ए बराबर आर इंटू एल्फा। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे इस पर्टिकुलर केस में, तो इससे तुम्हारा F जो है वो नेगेटिव आएगा। F नेगेटिव आने का केवल ये मतलब हुआ था कि जो हमने अज्यूम किया था डायरेक्शन लेफ्ट साइड में वो गलत है, बल्कि फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, राइट साइड में। और अगर तुम कैलकुलेशन इसको ऐसे मान के करते तो फिर फ्रिक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती, तो फिर अपन ये बोलते कि हाँ भाई जो हमने माना वो बिल्कुल सही माना, ठीक। तो एक ये भी तरीका है। अब कहाँ पहुँच गए अपन लोग, F और F के बीच में रिलेशन में पहुँच गए अपन लोग। अभी देखो क्या आ गया था रिलेशन, 7f इज इक्वल टू 3f, सही है ना। हाँ, तो अब मैं क्या जानता हूँ कि f की वैल्यू क्या हो गई, 3f/7, पर f क्या है, फ्रिक्शन है, जबकि हमें पता है कि फ्रिक्शन की वैल्यू कैन नॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू इंटू एम जी, या फिर फ्रिक्शन शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एम जी। तो इसका मतलब 3f/7 शुड बी लेस देन म्यू इंटू एम जी, यानी कि 3f/7 शुड बी लेस देन इक्वल टू, म्यू की वैल्यू क्या है 2/7 है, इंटू एम जी। तो ये 7 से 7 कट गया, और f शुड बी लेस देन 2/3 ऑफ एम जी। मास कितना दिया हुआ है 0.5, तो 0.5 इंटू जी, तो ये 2.5 110/3 कितना होता है 3.33, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन शुड बी लेस देन इक्वल टू 3.33 न्यूटन, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3.33 न्यूटन होनी चाहिए। ये इसका आंसर है। सिंपल है क्वेश्चन, बस लॉजिकली आगे बढ़ना है। सबसे पहले क्या किया अपन लोग, फ्रिक्शन की डायरेक्शन जज किए यहाँ से, उसके बाद अपन लोग फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच में रिलेशन निकालने की कोशिश किए, और हमें पता चला कि दोनों प्रोपोर्शनल है। तो फोर्स F को एक हद से ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, जो अप्लाइड फोर्स F है उसको एक हद से ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, पर इसकी एक लिमिट है, तो इसकी भी एक लिमिट हो गई, ठीक है। तो बस फिर वही काम किए अपन लोग, लिमिट को लगा दिए। व्हाट इज़ द लिमिट, स्मॉल f शुड बी ग्रेटर लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एम जी, और ये रिलेशन है कैपिटल F का, तो इससे ये आंसर आ गया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।